Hello students, how are you? Very good. Students, अभी इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट का डिस्कशन किया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में कौन कौन से सर्किट एलिमेंट होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस इंडक्टर की का डिस्कशन हमने किया था। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है आपकी, ये हमने डिस्कस किया था। एवरेज वैल्यू क्या होती है, उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हम आगे देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट के डिफरेंट सर्किट एलिमेंट जैसे रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इनमें जब हम अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाई करेंगे तो इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनमें पावर कैसी होगी, पावर कितनी होगी, करंट कितनी होगी, फेज डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो रेजिस्टेंस का डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं रेजिस्टेंस में कैसा बिहेवियर होगा। एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो हम एक ऐसे सर्किट को ले रहे हैं जिसमें केवल ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है, जिसके अक्रॉस हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं। फिर डिस्कस करेंगे करंट कितनी होगी, पावर कितनी होगी, फेज डिफरेंस कितना होगा, ये सारे चीज़ें हमें डिस्कस करना है। आइए देखते हैं हम। स्टेप 1, लेट एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज अप्लाइड across a pure resistance R given by E equal to E naught sin omega t। हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है E equal to E naught sin omega t, E equal to E naught sin omega t एक रेजिस्टेंस R के क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई किया है E equal to E naught sin omega t एक रेजिस्टेंस R के क्रॉस। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t अप्लाई किया है। इसमें करंट I, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR होगा। आइए देखें, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज एट एनी टाइम t इज गिवन बाय I इक्वल टू E अपॉन R। E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा t अपॉन R, जो हो जाएगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा t। I इक्वल, इसको हम यहाँ पर I नॉट की वैल्यू, I नॉट ये मैक्सिमम करंट है, ये होगी E नॉट अपॉन R के इक्वल, ये मैक्सिमम करंट है, ये होगी E नॉट अपॉन R के इक्वल, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। तो आपका करंट का इक्वेशन ये हो गया I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, और ईएमएफ का इक्वेशन ये हो गया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। अब हमें कंपेयर करना है दोनों को। करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, ईएमएफ का इक्वेशन है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t। यहाँ पर ओमेगा t, यहाँ भी फेज डिफरेंस, ये ओमेगा t को हम फेज बोलते हैं, यहाँ भी ओमेगा t फेज है, दोनों का फेज सेम है। अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो आएगा। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी सी दैट ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज, फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अप्लाई करते हैं तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है। ये सेम फेज का मतलब क्या हुआ, सेम फेज का मतलब ये हुआ कि करंट और वोल्टेज अपने जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ एक्वायर करेंगे। जिस समय करंट मैक्सिमम होगी उस समय ईएमएफ मैक्सिमम होगा, जिस समय करंट मिनिमम होगा उस समय वोल्टेज मिनिमम होगा, जिस समय करंट जीरो होगी उस समय वोल्टेज जीरो होगा। दोनों अपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को साथ साथ अचीव करेंगे। ये हुआ फेज डिफरेंस का मतलब। आइए अब देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू V अपॉन R।
ओम्स लॉ क्या कहता है, I इक्वल टू बी अपॉन आर, और यहाँ पर मैक्सिमम करंट I नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। इसका मतलब ये R क्या है, ये AC करंट के लिए रेजिस्टेंस है और यही रेजिस्टेंस DC करंट के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि रजिस्टर का जैसा बिहेवियर आपका AC के लिए होता है सेम वैसा ही बिहेवियर DC के लिए होता है। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू AC करंट के लिए होती है वही रेजिस्टेंस की वैल्यू DC करंट के लिए होती है। देखिए we find R is the resistance to AC which is also resistance to DC, hence we conclude that behavior of resistance for AC and DC is same. It can equally reduce to both. मीन्स जो बिहेवियर रजिस्टर का AC के लिए होता है सेम वही बिहेवियर DC के लिए होता है। ये दोनों को इक्वली रिड्यूस कर सकता है, ये दोनों को इक्वली रिड्यूस करता है। अब हम देखें मीनिंग ऑफ सेम फेज का मतलब क्या होता है। मीनिंग अभी हमने बताया था कि देखिए जिस समय EMF मैक्सिमम है, जहाँ पर EMF की पीक है वहीं पर देखिए करंट की पीक है, दोनों साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू को अचीव किए हैं। जिस समय EMF जीरो है उस समय करंट भी जीरो है, जिस समय EMF नेगेटिव में मैक्सिमम है उस समय करंट भी मैक्सिमम है। करंट की पीक EMF से कम है, रीजन क्या है कि हम R से जब डिवाइड करते हैं तो हमें करंट मिलती है, तो इसकी पीक जो वैल्यू होगी इससे कम होगी, लेकिन दोनों अपने मैक्सिमम मिनिमम को एक साथ एक्वायर कर रहे हैं। ये मतलब हुआ सेम फेज का मतलब। तो सेम फेज का मतलब ये हुआ अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF आर इन सेम फेज मींस मिनिमम जीरो एंड मैक्सिमम ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आकर एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि करंट का और EMF की जीरो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सेम टाइम पर अचीव करेंगे, सेम टाइम पर वो अपनी वैल्यू को एक्वायर करेंगे। अब पावर आइए देखते हैं कि जब प्योर ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो उसमें पावर कितनी होगी। पावर P का फॉर्मूला होता है VI। यहाँ पर V के प्लेस पर क्या है, एप्सिलॉन है जो इंड्यूस्ड EMF है। E की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी। I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो पावर हो जाएगा P इक्वल टू E नॉट I नॉट एप्सिलॉन नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एप्सिलॉन नॉट मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग EMF की, I नॉट मैक्सिमम करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम अगर एवरेज पावर निकालना है कंप्लीट एक साइकिल के दौरान, तो आइए देखें एवरेज पावर क्या हो जाएगी। एवरेज पावर हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 से 1 टाइम पीरियड में। अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इन दोनों की एवरेज वैल्यू 1 टाइम पीरियड के दौरान 1/2 होती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के दौरान 1/2 होती है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 है। तो P एवरेज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इन एप्सिलॉन नॉट I नॉट 1/2। तो P एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट I नॉट। ये पावर हो जाएगी। हम चाहते हैं कि इसको RMS वैल्यू के टर्म में राइट करें, तो देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2, इसको राइट कर सकते हैं I नॉट अपॉन √2। √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये E नॉट अपॉन, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन √2 हो जाएगा एप्सिलॉन RMS और I नॉट अपॉन 2 हो जाएगा I RMS। इसका मतलब ये हुआ एवरेज पावर जो हो जाएगी E RMS इंटू I RMS हो जाएगी। आइए नोट हम देखते हैं दो एप्सिलॉन एवरेज एंड देखिए दो वोल्टेज एवरेज एंड करंट एवरेज फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ AC 0। अगर हम किसी AC की एक कंप्लीट साइकिल के लिए वोल्टेज की एवरेज वैल्यू या EMF की एवरेज वैल्यू देखें और करंट की एवरेज वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 0 होती है। बट पावर की एवरेज वैल्यू E RMS I RMS है, पावर 0 नहीं है। इट इज ड्यू टू द जूल हीटिंग व्हेन करंट फ्लोज थ्रू R। ऐसा इसलिए होता है कि जब रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगी तो जूल हीटिंग होगी, जूल हीटिंग होगी तो पावर लॉस होगी, तो पावर 0 नहीं होती है।
तो जब भी किसी ओमिक सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो एवरेज करंट जीरो होती है कंप्लीट साइकिल में, एवरेज वोल्टेज जीरो होता है बट पावर जीरो नहीं होती है। एवरेज पावर होती है ई आर एम एस आई आर एम एस कास पाई, सॉरी ई आर एम एस आई आर एम एस के इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, AC current and voltage are measured by AC ammeter and AC voltmeter. These instruments are called hard instrument and measured only RMS value. Alternating current और alternating voltage की वैल्यू को हम AC ammeter, AC voltmeter से मेजर करते हैं। इनको हार्ड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। रीजन क्या है? ये करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। जूल्स लॉ हीटिंग पर बेस्ड होते हैं और ये करंट और वोल्टेज की केवल आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो कहीं पर भी अगर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज मेंशन किया गया है तो समझ लेना कि वो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फेजर डायग्राम क्या होते हैं, फेजर क्या होते हैं अल्टरनेटिंग करंट के। अब हमें डिस्कस करना है फेजर क्या होते हैं, फेजर डायग्राम क्या होते हैं और उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट को शो करने के लिए, उनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करने के लिए, उनके बीच में फेजर रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम इनका कैसे यूज करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम। क्या? फेजर एंड फेजर डायग्राम जो आपको हर सर्किट एलिमेंट में मिलेगा। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे फेजर और फेजर डायग्राम। ओके।